अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों की नाकाम हमले की, जिसकी तहकीकात में आम पेशरफ सामने आई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमलावर मोबाइल पर किसी से राब्ते में थे। दहशतगर्दों के कब्जे से हासिल किए गए मोबाइल फोन से अहम मालूमात हासिल कर ली गई हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। जी फैसल, अपडेट कीजिए कि मिलने वाले मोबाइल फोन के हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर गुज़िश्ता रोज जो दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया था, इसकी तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। और तफ्तीशी जराए के मुताबिक जो दहशतगर्द के पास से 2 मोबाइल फोन मिले थे, उनके डाटा से अहम मालूमात हासिल हुई है। ये भी पता चल सका है कि ये इनके राब्ते में कौन था और कोई जो है वो इन्हें हिदायत दे रहा था, जिस पर ये अमल दरामद कर रहे थे। तो इससे अहम मुताल्लिक तफ्तीशी टीमों को जो है वो अहम मालूमात मिली है इनके मोबाइल से, और इनके कुछ नंबर्स भी हासिल हुए, जिससे जो है वो तफ्तीश आगे बढ़ी है। और तफ्तीशी जराए का कहना है कि बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इस सिलसिले में चंद गिरफ्तारियां भी जो है वो बहुत जल्द अमल में लाई जाएंगी। जी ठीक है, तफ्तीशी जराए का यही कहना है कि बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और इसी सिलसिले में चंद गिरफ्तारियां जो है वो भी अमल में लाई जाएंगी। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कैसे हुआ, दहशतगर्दों से कितना असला मिला, इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। दहशतगर्द ताजरों को यरगमाल बनाने का भी मंसूबा रखते थे। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 7 रोज कबल शोरूम से खरीदी गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने माली मुआवनत की। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए अहमद रहमान खान की। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात तेजी से जारी। दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। दहशतगर्दों के पास 27 दस्ती बम और 4 SMGs थीं। दहशतगर्द अपने साथ 39 ग्रेनेड और ऑटोमेटिक लॉन्चर भी लाए थे। दहशतगर्दों से SMGs के 15 लोडेड मैगजीन और 40 राउंड भी मिले। जाए वकवा से SMGs के 307 खोल भी मिले। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द गुज़िश्ता 7 दिनों से कराची में थे। दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मकामात की रैकी भी की। दहशतगर्दों ने खालिद बिन वलीद रोड के शोरूम से गाड़ी खरीदी। शोरूम मालिक के मुताबिक एक दहशतगर्द ने अपना शिनाख्ती कार्ड भी दिया था, जिससे गाड़ी उसके नाम पर भी करवा दी गई थी। हमलावर बलोचिस्तान के रिहायशी बताए जाते हैं, जिनकी उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की माली मुआवनत से कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों का मकसद न सिर्फ हमला करना बल्कि ताजरों को यरगमाल बनाना भी था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पानी की बोतलें और चने का मकसद एक लंबी लड़ाई की तैयारी थी। दहशतगर्द कार्रवाई को बड़ा दिखाने के लिए मुख्तलिफ जगहों को आग लगाने का मंसूबा भी रखते थे, जिसके लिए पेट्रोल की बोतलें भी साथ लाए थे। ये वही तरीका वारदात है जो 23 नवंबर 2018 को कराची में दहशतगर्दों ने चीनी कौंसल खाने पर हमले में अपनाया था। अहमद रहमान खान, समा, कराची। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पाक फौज और रेंजर्स एहलकार भी तैनात। सरकार की मुद्दत में हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सऊद बिन मुर्तजा। रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के जवान भी तैनात कर दिए गए। DIG रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स आसिफ एजाज शेख के मुताबिक RRF के एहलकारों ने दहशतगर्दी में मुलव्वस 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। हमला पसपा करने वाले एहलकारों में रफीक खलील सलीम और असद शामिल थे। दूसरी जानिब हमले का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। 4 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, एक्सप्लोजिव एक्ट और कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। मुल्की मईशत के दुश्मनों को करारा जवाब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुसलसल दूसरे दिन कारोबार के आगाज पर 130 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। कल हमले के रोज भी 100 इंडेक्स मुस्बत रहा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं स्टॉक मार्केट में मौजूद है समा के नुमाइंदे अशरफ खान। जी अशरफ, बताइए कि हमारे सरमायाकार और ब्रोकर्स भी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ हैं। जी देखा जाए, कल जो मईशत पे हमला हुआ था वो जो नाकाम रहा है, उसके बाद गुज़िश्ता रोज 242 पॉइंट की तेजी देखी गई थी। आज भी कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ तो अभी 100 इंडेक्स में जो है 130 पॉइंट का कारोबार के दौरान तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 34,300 की सतह पे पहुंच गया।
कल और आज 2 रोज में देखें तो मजमूई तौर पर 370 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। और मार्केट का भी ये कह रहे हैं कि जो अटैक हुआ था वो नाकाम हुआ, उसके बाद सरमायाकार जो है सरगर्म हुए में, और साथ में सिक्योरिटी इदारों के ऊपर उनका भरपूर भरोसा है, जिसकी बुनियाद तो देखा जा रहा है कि आलमी मार्केट में भी जो असरात हैं वो भी यहाँ पे अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में जो कमी हुई थी उसके बावजूद जो स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। ठीक है, अशरफ खान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। पाकिस्तानी कौम किस कदर पुरअज़्म है, इस हवाले से कितना एतमाद है अपने इदारों पर, इसका एक और सबूत स्टॉक एक्सचेंज हमले के दौरान सामने आया। दहशतगर्द बाहर गोलियां बरसा रहे थे मगर अंदर मामूल के मुताबिक सौदे हो रहे थे। बाहर हमला हो रहा था मगर मजाल है कि स्टॉक मार्केट के अंदर खौफ के गिराफ ने सारी हदें पार की हों। कमाल तो ये था कि मुल्की मईशत के दुश्मनों का खुद स्टॉक ब्रोकर्स और सरमायाकारों ने ऐसा मुकाबला किया कि 1 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग नहीं रुकी। दहशतगर्द इमारत के बाहर गोलियां बरसाते रहे और ट्रेडिंग हॉल में ब्रोकर सौदे करते रहे। ये जो बुज़दिलाना टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसका एक ही जवाब है कि हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोगों का जो नॉर्मल काम है वो हम करते रहेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट आंसर टू टेररिज्म कि हम लोग मूव नहीं करेंगे कि हम लोग अपना काम बंद कर दें या कुछ। 1 मिनट के लिए भी जब अटैक हो भी रहा था तब भी मार्केट बंद नहीं हुई। AKD सिक्योरिटीज के चेयरमैन अकील करीम डैडी ने हमला नाकाम बनाने पर जांबाज फोर्सेस के एहलकारों को सलाम पेश किया। चाइना के खिलाफ इस मुल्क ने अटैक करने की कोशिश की थी और बहुत बड़ी मार खा के वो भाग गए थे। अब उसका रिएक्शन था और वो रिएक्शन भी उनका कंप्लीट नाकाम हो गया। वो जो दहशतगर्दी करना चाहते थे, मैं समझता हूँ हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने उनको नाकाम बना दिया। दिलचस्प बात ये थी कि दहशतगर्दों की मजमून कार्रवाइयों के दिन स्टॉक मार्केट मुस्बत रही। 100 इंडेक्स 242 पॉइंट इजाफे से मुस्बत 34,181 पर बंद हुआ। अब 5 अरब रुपए का कारोबार भी किया गया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ अशरफ खान, समा, कराची। वतन के बहादुर सपूत बुज़दिल दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। थर के मोहम्मद रफीक और जामशोरों के मोहम्मद खलील ने हमला नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। ताक ताक कर निशाने लगाए और हमला आवरों को मार गिराया। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। था जिनके दिल में जज्बाए ईमानी, ज़ौक़े शहादत से लबरेज, ये हैं वो सिपाही। एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने गन्ने निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने गन्ने निकाला, गन्ने की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी। इस गाजी सिपाही का नाम कांस्टेबल रफीक है, जिसका ताल्लुक उमरकोट थर से है, जिसने दुश्मन को मौका न दिया और सीधा सर पे वार किया। जब ये खबर इस बहादुर अहलकार के घर पहुंची तो सब ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। रफीक के वालिद का सर भी फख्र से बुलंद हो गया। फिर जो है इंटर का इम्तिहान दिया, उसके बाद उसका शौक था तो मैं पुलिस में जाऊँगा, पुलिस में जाकर काम करूंगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम भी रोशन कराऊंगा, आपका भी नाम रोशन करूंगा। अब मिलिए इस जांबाज से, जामशोरों का कांस्टेबल खलील चतोई। मैंने उसको देखा तो वो किसी कहीं और फायरिंग कर रहा था सामने, तो फिर मैंने पक्का निशाना उसके सर का लिया, फिर उसके मैंने सर को गोली मारी जो उसके सर में लगी, उसके बाद वो गिर गया। वतन की हिफाजत के लिए बेखौफ होकर दुश्मन से लड़ने वालों में ये सिपाही भी शामिल था। मेरे पे आगे फायरिंग लगी, मेरे गेट पे लगी तो मैं नीचे बैठा, एक बंदे को आगे जो निकला भागा उसको गोली लगी, फिर मैंने सब जवाबी फायरिंग में उसको मारे, स्ट्रेट फायर उसके सीने पे मारता रहा तो सर वो पीछे रुक गया, पीछे हट गया, आड़ में हो गया। ये वो गाजी हैं जिन्होंने मादरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए अपनी जाने कुर्बान करने की कसम खा रखी है। ऐसे ही जाबाजों के सामने दुश्मन कभी टिक नहीं सकता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले को नाकाम बनाने के लिए सब इंस्पेक्टर शाहिद अली और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने जामे शहादत नोश किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साद साबरी। गार्डन हेडक्वार्टर में जिस सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पढ़ी गई वो 2 दिन बाद ही रिटायर्ड होने वाले थे, मगर शाहिद अली ने 33 साल पहले हलफ लेते हुए वतन पर कुर्बान होने की जो कसम खाई थी, अल्लाह को वो कसम पूरी करना मंजूर था और शाहिद अली ने जामे शहादत नोश किया।
शहीद अफसर का जस्ते खाकी कौमी परचम में लपेटकर घर लाया गया। शहीद इंस्पेक्टर के बेटे बाप की शहादत पर फख्र करते हैं। जिसको चाहे अल्लाह पाक ज़िंदगी बख्श देते हैं, इसके अंदर इंसान का कोई कमाल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी अल्लाह ने मेरे अब्बू की ज़िंदगी लिखी थी, अल्लाह पाक ने उतनी दे दी। शौदा में शामिल लियारी के रिहायशी सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद हसन की नमाज जनाजा खड्डा मार्केट में अदा की गई। मोहम्मद हसन किराए के घर में रहता था। 4 भाई और 4 बहनें मोहम्मद हसन की जुदाई के गम से निडाल हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ साबरी, समा, कराची। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला कश्मीर उठाने पर पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशें की जाती हैं, लेकिन भारत को बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आला सिंध के इक़दामात को भी पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करार दे दिया। ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा कुछ लोग पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते, कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान में मुआशी तरक्की नहीं देखना चाहती। स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की मेरी बात दुरुस्त साबित हो रही है। ताज्जुब हुआ, कराची की स्टॉक एक्सचेंज पर हमला होता है और सिंध असेंबली में वजीर आला सिंध अपने एक्साइज मिनिस्टर को कहते हैं कि आप वफाक के लिए टैक्स जमा करने बंद कर दो। इस किस्म की डेस्परेशन से वो पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर ख़ारजा का कहना था भारत के अज़ाइम वादे हैं, हमें संजीदगी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को समझना होगा। ऑपोजिशन ने जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया। उन्होंने पार्टी के अंदर खलफशार पैदा करने की कोशिश की, नाकामी हुई। अब आगे चलें और देखें कि पाकिस्तान की जरूरत क्या है। जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इस चाल को समझें, पाकिस्तान को किसी किस्म के अदम इस्तेहकाम की तरफ न जाने दें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से छुटकारा हासिल करना है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम कोरोना से निजात चाहते हैं, मुल्क में सरमायाकारी चाहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। मनसूबाबंदी कहाँ हुई और दहशतगर्दों की डोरियां हिलाने वाला कौन हो सकता है, इस पर अरकान पार्लियामेंट की राय जानते हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला, बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कहीं ये भारत की कारस्तानी तो नहीं? जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। जिस तरीके से उन्होंने हमला किया था दहशतगर्दों ने वहाँ पे, ये BLA वगैरह ये रॉ इसके पीछे ज़रूर होगी। भारत डेफिनेटली इन्वॉल्व, खुसूसन उनको चाइना से जो कीमत उठानी पड़ी है, जो बेइज्जती हुई है उसकी तरफ से ये जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट इकट्ठा हुआ है जिसमें MKM लंदन, उनके ऊपर इंडिया उनको फंड कर रहा है, तो पता चल जाएगा। हमें पता भी है बहुत सारी चीज़ों। मुल्कों के हालात खराब करने में हमेशा वो ताकतें जो सरगर्म होती हैं कि जो उस मुल्क का फ़ायदा नहीं चाहती हैं, और बदकिस्मती से कुछ अपने लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिस मुल्क ने हमारे वजूद को शुरू से तस्लीम नहीं किया, हमारे वतन को हर मौके पे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, उसके हवाले से हमारा रवैया क्या है? ये तो अभी स्टूपरी में कोई असेसमेंट मैं नहीं दे सकता जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत के नज़दीक हमले में भारत का मुलव्विस होना खारिज अज़ इम्कान नहीं, तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमती अरकान कहते हैं हक़ायक़ सामने लाए जाएंगे। वहाब कामरान, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले की तहकीकात में पेशरफ सामने आई है। CTD हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर गाड़ी से उतरने वाले 2 दहशतगर्द बैरिकेड खोलना चाहते थे, जबकि दहशतगर्द लियारी एक्सप्रेसवे के रास्ते से स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचे थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, अपडेट कीजिए, तहकीकात में मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ इस हमले के बाद जो है CTD ने अपनी तहकीकात शुरू की थी और अपना इसका मुकदमा, वाक़े का मुकदमा भी जो है CTD ने दर्ज किया था। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि दहशतगर्द लियारी एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करते हुए माड़ीपुर और उससे बराह रास्त जो है टावर से यहाँ तक पहुँचे थे, इस मुकाम पर जहाँ, और यहाँ से ये गाड़ी बैरिकेड से जो है अंदर ले जाना चाहते थे। 2 दहशतगर्द हुकाम का कहना है कि बैरियर खोलने के लिए ही उतरे थे और उसी दौरान मुज़ाहमत का सामना हुआ, जिस पर फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। जबकि दहशतगर्दों के पास से जो सामान मिला है उसकी भी जो है तहकीकात की जा रही है, और ये भी बताया गया है कि गरीबाबाद से मुमकिन तौर पर ये लोग लियारी एक्सप्रेसवे पर चढ़े थे, वहाँ से लेकर यहाँ तक
तक की जो जियो फेंसिंग है वो मुकम्मल कर ली गई है। हुक्काम का कहना है कि इनके जो पूरा रास्ता था जहाँ जहाँ ये गाड़ी दिखी गई है, CCTV कैमरों की जो फुटेजेस हैं वो भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है और जितनी भी दीगर पहलू उन पर भी तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी ठीक है, सऊद बिन मुर्तज़ा अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक की कोई दलील और दरखास्त काम न आई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद, काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देने का फैसला भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की ये रिपोर्ट। तोशाखाना रेफरेंस में बड़ी पेशरफ, एहतिसाब अदालत का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी करने का फैसला। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद, काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान समाअत नैब ने नवाज शरीफ को बरतानिया में समन भिजवाने की रिपोर्ट पेश कर दी। जज असगर अली ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ जानबूझकर पेश नहीं हो रहे, वारंट्स भी तामील के बगैर वापस आ गए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने केस में आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने वकील सफाई फारूक नाइक की सख्त मुखालफत के बावजूद काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। फारूक नाइक बोले, जरदारी बड़े आदमी हैं, वारंट्स का मीडिया पर बहुत गलत तासुर जाएगा, बयान हल्फी देता हूँ वो आ जाएंगे। जज असगर अली ने एक न मानी, कहा अदालत ने जो हुक्म दे दिया वो वापस नहीं ले सकते और अभी तो काबिल जमानत वारंट्स हैं, आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो नाकाबिल जमानत वारंट जारी होंगे। केस की मजीद समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी है। अटॉर्नी जनरल को स्पीकर कौमी असम्बली से मुशावरत करके अदालत को आगाह करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से देखिए शाहिद हुसैन की ये रिपोर्ट। पेट्रोल की किल्लत और कीमत में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, चेयरपर्सन ओगरा और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी, कहा लगता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसलिए नहीं आ रहे ताकि डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल कर सकें। अदालत ने चेयरपर्सन ओगरा की पिछली समाअत में अदम पेशी पर 1 लाख रुपए जुर्माना किया और रकम बार एसोसिएशन की डिस्पेंसरी में जमा कराने की हिदायत कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की किल्लत पर जवाब अदालत में जमा करा दिया। क्वांटिटीज कम थी, इम्पोर्ट मुश्किल हो गई थी क्योंकि कोविड की वजह से रिफाइनरीज चलनी थी, इम्पोर्ट नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोल की कीमत चंद दिन पहले ही बढ़ाकर कंपनीज को फायदा पहुंचा दिया गया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर से मुशावरत करें, वरना अदालत भी कमीशन बना सकती है। बाद में समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। बजट मंजूर हो चुका है, अब वक्त आ गया है कि रंजिशें भुलाकर मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात करें और आने वाले साल को इस्लाहात का साल बनाएं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा सेठों और सरमायादारों को बहुत नवाज दिया, अब नौजवानों पर इन्वेस्ट करने का वक्त है। हमने अपने पुराने सेठों के ऊपर, सरमायादारों के ऊपर काफ़ी खर्च कर लिया, हमने उनको बहुत सब्सिडीज भी दे ली हैं, हमने अपने उन लोगों को बहुत बरात भी दे ली है, लेकिन अब वक्त यह है कि हम अपने नौजवानों को अपना फोकस करें। अगला ये जो साल होगा इसमें हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा में हमें रिफॉर्म्स, हमें जुडिशल इस्लाहात करनी चाहिए, हमें नैब के लॉ में इस्लाहात करनी चाहिए, हमें दूसरे जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं, NFC अवार्ड है, उनके ऊपर मिल करके इस्लाहात करनी चाहिए। और अभी आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि UN सेक्रेटरी जनरल और आलमी रहनुमाओं से राब्ता, भारत को इस रास्ते से बाज आ जाना चाहिए। आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि भारत को इस रास्ते से बाज आ जाना चाहिए। भारत कश्मीरी अवाम के हुकूक को गस्ब करना चाहता है, भारतीय इक़दाम जनूबी एशिया की सलामती के लिए खतरा है, भारत को कश्मीरियों पर जुल्म और हुकूक सलब करने से रोकना होगा। पहले भारत ने मकबूजा कश्मीर के गैर कानूनी इलाक़ की कोशिश की, भारत ने 25,000 भारतीयों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया। ये इक़दाम आलमी कवानीन और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। आम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका यही कहना है कि भारत को इस रास्ते से बाज आ जाना चाहिए, भारत कश्मीरी अवाम के हुकूक को गस्ब करता है, भारतीय इक़दाम जनूबी एशिया की सलामती के लिए खतरा है। अहम खबर दें आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान को चीन से $1 अरब 30 करोड़ का कर्ज मिल गया है। ये खबर आपके साथ
शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज मिल गया है। कर्ज चीनी बैंक की जानिब से दिया गया है। तर्जुमान स्टेट बैंक का ऐसा कहना है, जबकि अब तक 3 अरब डॉलर की रकम मौसूल हो चुकी है। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज चीनी बैंक की जानिब से दिया गया है। स्टेट बैंक के तर्जुमान ने रकम मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। 23 जून से अब तक 3 अरब डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को मिल चुके हैं। ये अहम खबर है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज चीनी बैंक की जानिब से दिया गया है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अदलिया के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के केस की समाअत हुई। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम आगा इफ्तिखारुद्दीन का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। देखिए, अदलिया के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्जाम में मुल्जिम आगा इफ्तिखारुद्दीन को FIA ने गिरफ्तार करके इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया है, जहां पर FIA की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। और अदालत ने आगा इफ्तिखारुद्दीन को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है। FIA की जानिब से इस मौके पर अदालत को यह बताया गया कि मुल्जिम की इश्तियाल अंगेज जो जजों के मुखालिफ तकरीर थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुल्जिम से मजीद जो है डिवाइसेस भी बरामद करनी है और शरीक मुल्जिमान का पता भी लगाना है। इसके अलावा मुल्जिम एक वेब चैनल भी चला रहा है, उसके पासवर्ड और उस पर मौजूद मवाद की भी मुकम्मल तहकीकात कर रही है। लिहाजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस मौके पर मुखालफत की गई थी जिस्मानी रिमांड की वकील सफाई की जानिब से, ये कहते हुए कि FIA सिर्फ एफिशिएंसी दिखाने के लिए मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। इफ्तिखारुद्दीन एक शरीफ आदमी है, उनका किसी भी किस्म के जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं। ताहम जो जिस्मानी रिमांड की सज़ा थी उसे मंजूर किया गया अदालत की जानिब से और 7 दिन बाद दोबारा मेडिकल रिपोर्ट समेत तलब किया गया है। ठीक है, सुहेल रशीद अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2,09,000 से जायद हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,846 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। इस दौरान 118 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर 4,304 अफराद अब तक कोरोना के बायस मौत का शिकार हुए। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 81,985, पंजाब में 75,500, खैबर पख्तूनख्वा में 26,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 98,503 अफराद अब तक कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब भी हो चुके हैं। एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री एक बार फिर बंदिश के साए मंडलाने लगे हैं। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बाद होलसेल मार्केट्स बंद हुई तो 70% फैक्ट्रीज खाम माल ना होने के बायस बंद हो गई। मजीद जान लेते हैं अब्दुल अहाद से। जी अब्दुल अहाद, अपडेट कीजिए। मार्केट्स, होलसेल की दुकानें और रिटेल शॉप्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसका सारा का सारा असर जो है वो फैक्ट्रियों पर आना शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री में मौजूद हूँ और एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है फैसलाबाद के अंदर, और इस वक्त तकरीबन 70% एम्ब्रॉयडरी मशीनें जो हैं, एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं क्योंकि खाम माल की फराहमी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। ताहम जो 30% बाकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनके पास भी 1 या 2 दिन का सिर्फ स्टॉक मौजूद है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो फैक्ट्रियाँ भी बंद हो जाएंगी। इस इंडस्ट्री से भी लाखों मजदूर वाबस्ता हैं। 70% फैक्ट्रियां बंद होने से पहले ही तकरीबन 70 से 80 हज़ार मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर सनतकारों का ये कहना है कि मार्केट्स को ना खोला गया या उन्हें माल की फराहमी ना हुई, रॉ मटेरियल की फराहमी ना हुई, तो बाकी की जो 30% फैक्ट्रियां हैं ये भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी और मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे। जी ठीक है, अब्दुल अहाद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि लॉकडाउन के बायस बेरोजगारी से परेशान शहरी ने मोटरसाइकिल पर देग रखकर बिरयानी फरोख्त करना शुरू कर दी है। ये क्या माजरा है, जानते हैं शबीर मशवरी से। जी शबीर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जहाँ पर जाने के दीगर मजदूर तबका समाल लॉकडाउन की वजह से परेशान है, वहीं पर जो है कि ठेलों पर चावल बेचने वाले अफराद जो है कि मजबूर हुए हैं मोटरसाइकिल पर देग लगाकर जो है कि चावल बेचे जा रहे हैं। आप बताओ कि क्यों इस तरीके से यानी कि आप बेच रहे हो, देग मोटरसाइकिल पर आपने लगाई है? बस पेट के खातिर करना पड़ता है, सही है। फिर बच्चों को भूखा थोड़ी मारेंगे, कुछ ना कुछ तो हाथ पे चलाएंगे। अभी पुलिस वाले ने बोला क्या बोलते हैं, तू इस पे क्यों लगा रहा है? मैं अब पेट की तुम दे दो, बोला तू इस पे नहीं लगा तो घर पे बैठा। अब क्या करें घर पे बैठ के हम? बिल्कुल उनका यही कहना है कि घर पे नहीं बैठ सकते हैं, पेट की आग की खातिर यानी कि भूख की खातिर, बच्चों की खातिर जो है कि लॉकडाउन है एक तरफ से जानिब, जो दूसरी जानिब जो है कि रोटी के लाले पड़ रहे हैं, उसकी वजह से मजबूर हुआ है ये शख्स जो है कि अपनी मोटरसाइकिल उठाई है इसने, बाइक पर जो है कि देग सजाई है इसने और शहर टंडोलायार के मुख्तलिफ मकामात पर जो है कि बिरयानी ले लो की सदाएँ जो है कि लगाकर टंडोलायार के मुख्तलिफ शहरों पर यह बिरयानी बेची जा रही है। जी कोयटा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद खुबानी के जूस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल आरफीन।
चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी में ठंडी तासीर वाला और फरत बख्श खुबानी का जूस शहरियों को खूब राहत बख्शता है। शहरी कहते हैं खुबानी का जूस गर्मी को रफू चक्कर करने के साथ साथ जिस्म की तवानाई को फौरी तौर पर बहाल करता है। सेहत के लिए भी अच्छा है और गर्मी के लिए आजकल जैसे कोयटा में बहुत गर्मी है तो इसलिए खुबानी का जूस काफ़ी बेहतर है। खुबानी का जूस फरोख्त करने वाले रेडी बान भी खुश हैं। ज़्यादा खुला रहता है, वो तकरीबन 6 बजे 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है। 600-700 रुपये दिहाड़ी निकल जाता है। माहिरीन के मुताबिक कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, आयरन, विटामिन सी से भरपूर खुबानी का जूस मैदा, जिगर, अमराज़े कल्ब, जिल्द, हाई ब्लड प्रेशर और बिनाई को बेहतर करने के अलावा खुलियात और टिश्यूज़ की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, सामा, कोयटा। चारसद्दा के रिटायर्ड स्कूल टीचर के 3 बच्चे पैदाइशी माजूर हैं। 30 साल बेटी का इलाज बैरून मुल्क हो सकता है मगर बाप माली इस्तिताअत नहीं रखता। इस हवाले से देखिए इजाज खालिद की ये रिपोर्ट। चारसद्दा का ऐसा घराना कि जिसे देखकर दिल दुखने लगे, आंख रोने लगे और जी चाहे कि किसी भी तरह इनकी मदद का कुछ इंतजाम हो जाए। 35 साल वाजिद, 30 साल फायदा और 20 साल साइमा पैदाइशी माजूर हैं और जिन उम्रों में उन्हें बाप का सहारा बनना था उनका बोझ बढ़ता जा रहा है। उस पर फायदा के महंगे इलाज ने रिटायर्ड स्कूल टीचर की कमर तोड़ कर रख दी है। मेरे 3 बच्चे पैदाइशी तौर पर, कुदरती तौर पर पैदाइशी माजूर हैं। इसमें एक बच्ची है फैदा बेगम जो इनका नैरो सर्जन के मुताबिक इनका ऑपरेशन हो सकता है लेकिन बैरून मुल्क। इस बेबस बाप ने जो सारी जिंदगी से बच्चों का बोझ खुद उठा रहा है आज समा टीवी के तवस्सुत से मदद मांगी है। जिस तरह इन 2 बहनों का नैरो सर्जन से ऑपरेशन कराया गया लंदन में, जो दर्दात के रहने वाले थे, इनके सर जोड़े हुए थे। इसी तरह गेलानी डॉक्टर साहब जो लंदन में है, मेरे बच्ची का इलाज भी वहाँ से कराया जाए। फायजा का इलाज जो है ये मुमकिन है लेकिन पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क का, क्योंकि इसका मसला जो है ये सर का है और ये मुश्किल मसला है, लिहाजा इस पर खर्चा भी आता है। तो इसके बाप जो है उसका इतना बस नहीं चलता है कि इसका इलाज इधर करे। ये बच्चे कमजोर बाप के लिए जहां इम्तिहान है वहीं मालदार लोगों के लिए नेकी कमाने का बेहतरीन मौका भी है और इस मौके से उन्हें फायदा जरूर उठाना चाहिए। एजाज खालिद, समा, चारसद्दा। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि मोहम्मद हफीज समेत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट दूसरी मरतबा मनफी आ गए हैं। फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज के कोरोना टेस्ट 29 जून को लिए गए थे जो दूसरी बार भी मनफी आए हैं। ये तमाम खिलाड़ी इंग्लैंड में मौजूद स्क्वाड को ज्वाइन करने के अहल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को इंग्लैंड भिजवाने के लिए इंतजाम भी कर रहा है। इन खिलाड़ियों के इससे कबल 25 जून को होने वाले टेस्ट भी मनफी आए थे। कोरोना वायरस के बायस जिम्बाब्वे का दौरा ऑस्ट्रेलिया मुलतवी कर दिया गया। जिम्बाब्वे ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलनी थी जो 9 से 15 अगस्त तक शेड्यूल थी। सीरीज मुलतवी करने का फैसला दोनों बोर्ड्स ने मुशावरत से किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कायम मुकाम चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि ये सीरीज की मुतबादिल तारीखों के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में है। जिम्बाब्वे ने आखिरी बार 2003 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।